न्यूज 18 प्राइम देख रहे हैं आप। नमस्कार, आपके साथ मैं रविंद्र सिंह। पीएम नरेंद्र मोदी ने पहला डिजिटल इंटरव्यू दिया है। moneycontrol.com को पीएम ने इंटरव्यू दिया है। G20 बैठक से पहले पीएम का यह सबसे बड़ा इंटरव्यू है। पीएम मोदी ने इस इंटरव्यू में कई अहम बातें कही हैं। भारत का तेजी से हो रहा है विकास, यह बात प्रधानमंत्री ने कही है। राजनीतिक स्थिरता से तरक्की, यह भी बात प्रधानमंत्री ने कही है। आगे उन्होंने क्या क्या कहा है वो भी आपको बताते हैं। दुनिया में भारत की भूमिका अहम है। तो महंगाई से लेकर युवा ताकत तक पर अपनी बातों को रखा है। तरक्की से लेकर शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर तक पर अपनी बात रखी है। पीएम मोदी के इस सबसे पहले और बड़े डिजिटल इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि भारत का विकास दुनिया के लिए अच्छा है। भारत परंपराओं से आगे बढ़ा है। इंटरनेशनल इवेंट दिल्ली से भी बाहर होंगे। भारत के लिए अलग नजरिया अब देश दुनिया का बाकी बन रहा है। 9 साल से एक नीति पर सरकार चल रही है। पीएम मोदी के इस बड़े डिजिटल इंटरव्यू में यह भी कहा गया कि सबका साथ सबका विकास का मंत्र जिसको लेकर सरकार आगे बढ़ रही है। भारत का तेजी से विकास हो रहा है। राजनीतिक स्थिरता से तरक्की हो रही है। दुनिया में भारत की भूमिका अहम है। यह बात भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही। हमारे पास 140 करोड़ लोगों की ताकत है। देश के युवा भारत की ताकत है। भारत का तेजी से विकास हो रहा है। राजनीतिक स्थिरता से तरक्की हो रही है। तो ये बड़ी बातें जो प्रधानमंत्री ने अपने इस डिजिटल और बड़े इंटरव्यू में कही हैं, उनका उल्लेख यहां पर हम करते हुए moneycontrol.com पर पीएम का ये इंटरव्यू आप विस्तार से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो अपनी बातों को विस्तार से यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखते हुए इस इंटरव्यू में तमाम सवालों का जवाब दिया और इसके दौरान सबका साथ सबका विकास का मंत्र की बात की, समाधान की हर कोशिश में भारत, इसके अलावा G20 से भारत का सामर्थ्य बढ़ा है। वो ये भी कहते हैं कि हमारी सरकार ने लोगों का जीवन आसान किया है। लोगों को राहत देने के लिए बड़े कदम उठाए गए हैं। सबका साथ सबका विकास का मंत्र सार्थक हो रहा है। समाधान की हर कोशिश में भारत जुटा हुआ है। हमारी सरकार ने लोगों का जीवन आसान किया, यह बात भी प्रधानमंत्री ने अपने इंटरव्यू के दौरान कही। पीएम मोदी के इंटरव्यू पर बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन का बयान सामने आया है। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि पीएम मोदी के इंटरव्यू में भारत सरकार की नीतियों की झलक है। प्रधानमंत्री जी का जो इंटरव्यू है वो भारत सरकार की नीतियों की झलक है और जिस तरह से उन्होंने देश के लोगों को तरक्की के रास्ते पर ले जाके उसका वो निदान किया। जो लोग चुनाव के लिए फ्रीबीज करते हैं उसकी जगह उन्होंने खाते खुलवाए, उनको गैस देना, उनकी जिंदगी को बेहतर करना, उनके लिए पक्के मकान बनाना, उनको स्वास्थ्य के अंदर आयुष्मान भारत का कार्ड देना, उनको पूरी तरह से इस देश में गरीबी रेखा से ऊपर उठाना, इसके लिए काम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा G20 समिट से पहले इंटरव्यू को लेकर नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश विकास कर रहा है और आज पूरी दुनिया में भारत का झंडा बुलंद हो रहा है। तौर पर G20 की अगुवाई करना ये भारत के लिए गर्व की बात है। G20 में जो कंसेप्ट भारत के प्रधानमंत्री जी ने दिया, पूरा विश्व एक परिवार, और उसके कारण से जहां भारत में भारत की ताकत बढ़ी है दुनिया की नज़रों में, वहीं गरीब कल्याण के लिए जो काम हुए हैं, और मैं नहीं कह रहा, वर्ल्ड बैंक कह रहे हैं 10% गरीबी की रेखा के नीचे भारतीय लोग आए हैं। जब से मोदी जी आए हैं उन्होंने पूरे दुनिया को एक परिवार की तरह, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, और यही कारण है कि सौर अलायंस में भारत दुनिया का आज नेतृत्व कर रहा है। G20 की मीटिंगें अक्सर किसी देश की राजधानी में होती थी और वो बिना किसी एजेंडे के सामान्य रूप से संपन्न हो जाती थी। आज भारत में 56 जगह ये इवेंट हुआ है, दुनिया के देशों ने सराहना की है। G20 को एक अवसर के रूप में बदला है प्रधानमंत्री जी ने।
2024 के लोकसभा चुनाव से पहले सियासत में एजेंडा सेट करने की कोशिशें जारी हैं। भारत और इंडिया को लेकर चल रहा सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। बीजेपी विरोधियों पर हमलावर है तो महागठबंधन के नेता बीजेपी पर पलटवार कर रहे हैं। आखिर देश के नाम को लेकर क्यों नेताओं के बीच जारी है जुबानी जंग, इस रिपोर्ट में देखते हैं। इंडिया और भारत नाम पर चल रहे विवाद को लेकर बीजेपी लगातार विपक्ष पर हमलावर है। पार्टी सांसद सुशील मोदी ने कहा है कि लोग बेवजह आपत्ति जता रहे हैं। इंडिया माता की जय नहीं, भारत माता की जय होता है। अगर लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार और राहुल गांधी में हिम्मत है तो इंडिया माता की जय कहकर दिखाएं। अगर 75 साल तक भारत शब्द का प्रयोग नहीं हुआ, इंडिया का प्रयोग हुआ, तो अगर भारत सरकार भारत का प्रयोग करे इसमें क्या आपत्ति है? हम भारत माता की जय बोलते हैं। अगर हिम्मत है तो नीतीश कुमार, लालू यादव, राहुल गांधी इंडिया माता की जय बोलकर दिखाएं। तो इंडिया माता की जय तो नहीं बोलेंगे, भारत माता की जय बोलेंगे। वहीं बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने भी जेडीयू पर तंज कसते हुए कहा कि ललन सिंह और नीतीश कुमार ने भी अपना नाम बदला है। ललन जी ने अपना नाम बदला था, 2000 में राजीव रंजन सिंह थे और 2009 के चुनाव में राजीव रंजन सिंह ललन सिंह हो गए, तो उन्होंने नाम बदला। तो हमारे तो बड़े भाई हैं, तो हम लोग तो उन्हीं के अनुकरण को करते हैं। दूसरा कि नीतीश जी का नाम तो किसी ने बदला नहीं, उनके बड़े भाई ने कहा पलटू कुमार है। देश के नाम को लेकर छिड़ी बहस के बीच तेज हुई सियासी बयानबाजी के बीच जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा है कि इंडिया गठबंधन को भारत नाम से आपत्ति नहीं, पर इंडिया नाम को हटाए जाने से है। नहीं, हमें भारत नाम पर ऐतराज नहीं है, लेकिन इंडिया को एक्सक्लूड करने पर ऐतराज है। ये संविधान के प्रेम्बल में उल्लेख है इसका, इंडिया दैट इज भारत, और ये कोई भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस के नेताओं ने नहीं दिया है। पंडित कमलापति त्रिपाठी से लेकर के हरि विष्णु कामत तक जो बड़े बड़े लोग उस जमाने में थे, सेठ गोविंद दास जी, उन सब लोगों ने मिलकर के कहा रहने दीजिए इसको, इंडिया दैट इज भारत, राज्यों के संघों का समूह। देश के नाम को लेकर भारत और इंडिया शब्द से परहेज करने की अपील खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्रियों से की है। ऐसे में नेताओं के अपने अपने तर्क और कुतर्कों से सियासत से ज्यादा अपने अपने एजेंडे ही नेता सामने रख रहे हैं, जिससे कोई फायदा नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। भोपाल से बड़ी खबर की बात करते हैं, जहां मिर्ची बाबा और वैराग्यानंद गिरी को रेप के आरोप से कोर्ट ने बरी कर दिया है। बीते 8 अगस्त 2022 को मिर्ची बाबा पर भोपाल में मामला दर्ज किया गया था और उनकी ग्वालियर से गिरफ्तारी हुई थी। मिर्ची बाबा पर निसंतान महिला ने नशीली भभूत खिलाकर रेप करने का आरोप लगाया था। अदालत ने सुनवाई करते हुए मिर्ची बाबा को बरी कर दिया है। ये घटना 1 साल पुरानी घटना है। हमने पीड़िता ने हमको जिस प्रकार से दुष्कर्म के आरोप लगाए थे, आज माननीय न्यायालय के समक्ष अभियोजन पक्ष पूर्ण रूप से उन आरोपों को सिद्ध करने में विफल रहा पूर्ण। ऐसी स्थिति में माननीय न्यायालय ने हमको पूर्ण दोष कर दिया। कब तक मिर्ची बाबा बाहर आ जाएंगे? आज ही दिनांक को बाहर आ जाएंगे। बांके बिहारी के स्वागत के लिए मथुरा वृंदावन दुल्हन की तरह सज गया है। जन्मोत्सव के साक्षी बनने के लिए बुधवार से श्रद्धालुओं की भीड़ जुटने लगी है। मथुरा वृंदावन के प्रमुख मंदिरों में 7 सितंबर की मध्यरात्रि 12 बजे कान्हा का जन्म होगा। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मस्थान पर मुख्य आयोजन शुरू हो गए हैं। अच्छा लग रहा है और काफ़ी भीड़ यहाँ पे है। जन्माष्टमी त्यौहार बहुत अच्छा है। यहाँ पे होली, पिछली बार में होली में आए थे, अब किन जो है जन्माष्टमी देखने के लिए सब कृष्ण जी और राधा मैया की जो है मेहरबानी, उनका सौभाग्य है जो दर्शन उनके हुए आज। पूरी मथुरा बहुत अच्छी तरीके से सजती है, एक दुल्हन होती है इस तरीके से कृष्ण जी के बर्थडे पे। बहुत बढ़िया लग रहा है आज के दिन, और कल के दिन तो बहुत बढ़िया ही लगेगा। अच्छी साफ सफाई भी बढ़िया है और शासन प्रशासन का काम भी बढ़िया है। ठीक है, दर्शन अच्छे से हो जा रहे हैं। कल थोड़ी भीड़ रहेगी, आज तो भीड़ नहीं है। खैर नहीं, ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि उनके जन्मदिन पे, उनके जन्म स्थल पर है और इतना सुंदर माहौल है, इतना सब अच्छा है। उत्साह और उत्सव का माहौल बना हुआ है, भक्तों में भी और यहाँ के सब लोगों में भी, तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ। इसरो पर पूरा देश गर्व कर रहा है। जो अन्य देशों के लिए सपना था वो इसरो ने सच करके दिखाया है और यही वजह है इस बार जन्माष्टमी में भी इसरो की झलक देखने को मिल रही है।
बिहार की राजधानी पटना में एक परिवार है जो पिछले 58 सालों से जन्माष्टमी मना रहा है। इस बार उनके घर में कान्हा जी के साथ इसरो नजर आया। मौके का जायजा लिया हमारी सहयोगी विनीता मिश्रा ने। अन्य देशों के लिए सपना था, भारत ने वो सच कर दिखाया। चंद्रयान 3 चांद पर सफलतापूर्वक लैंड किया और उसके बाद सूर्य का अतीत, वर्तमान और भविष्य पता लगाने के लिए आदित्य L1 भी सफलतापूर्वक रवाना हुआ। और इसरो की इस कामयाबी को अब तीज त्योहारों में भी लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। जन्माष्टमी के मौके पर इसरो की जो महत्वपूर्ण कार्य हैं वो नजर आ रहे हैं। यहाँ तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं एक ऐसा परिवार जो जन्माष्टमी का पर्व तो मना रहा है, लेकिन उसके साथ ही साथ जो देश का गौरव है, यानी इसरो ने जिस तरीके से चंद्रयान का सफलतापूर्वक चांद पर लैंड कराना हो या फिर आदित्य L1 का सफल रवानगी हो, ये तमाम जो तस्वीरें हैं इसरो की महत्वपूर्ण, वो यहाँ नजर आ रही है। 58 सालों से ये लोग यहाँ जन्माष्टमी मनाते हैं, अलग अलग थीम पर मनाते हैं और इस बार की जो थीम है वो है इसरो। हम इन्हीं से जानते हैं कि आखिर इसरो को इस बार इन्होंने क्यों सेलेक्ट किया। क्या नाम है आपका? सुधीर गुप्ता। इस बार इसरो, क्या खास वजह? हमने सोचा कि इस भारत ने इतना बड़ा काम किया, इतनी बड़ी उन्नति की है, तो उसको इसमें क्यों नहीं दर्शाया जाए। बिना ईश्वर के नहीं हो सकता है, इसलिए हमने कृष्ण भगवान का इतना वो महत्व दिया है कि उनके बिना हो नहीं सकता है कुछ भी। अगर भगवान की इच्छा हो तो हम इसरो के चंद्रयान का सूर्य पे भी चले जाएंगे आराम से। मैं उनका जपा वगैरह करती हूँ, मैं बहुत रोज नहीं करती हूँ, बट हाँ मैं दिल से उनको रोज प्रेयर करती हूँ और छोटी छोटी चीजों में कंट्रीब्यूट करना। मेन तो सारे मम्मी पापा ही करते हैं। फ्रॉम लास्ट 58 ईयर्स दे आर कंट्रीब्यूटिंग, वी आर जस्ट उनके पीछे पीछे उनके साथ साथ लग के सारा करते हैं। मम्मी घर का सारा प्रसाद बनाती है, पापा सारा क्रिएटिव देखते हैं, मम्मी भी पूरा क्रिएटिव देखती है। आपके बच्चों ने भी कुछ इसमें अपना योगदान दिया है? जी बिल्कुल, ये हमारा नेफ्यू है दर्पद, जिन्होंने ये बनाया है इसरो वाला सैटेलाइट, एंड दिस इज माय फर्स्ट ईयर, सो आई एम एंजॉयिंग दिस अ लॉट। मेरा नाम श्वेता गुप्ता है। बिल्कुल, तो कितनों का पहला साल है, लेकिन इस परिवार में लगभग 60 साल होने वाले हैं। 60 सालों से यहाँ जन्माष्टमी मनाई जा रही है, अलग अलग थीम पर जन्माष्टमी मनाई जा रही है, छोटे छोटे बच्चे भी। कैमरामैन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज 18 पटना। उत्तराखंड को यूं ही देवभूमि नहीं कहते। जब किसी को ओम कैलाश के दर्शन के साथ में नंदी के भी दर्शन हो जाएं, तो वो सहसा ही कह उठेंगे असंभव, अद्भुत, अकल्पनीय। कुछ ऐसे ही पतंजलि योगपीठ के महामंत्री आचार्य बालकृष्ण के भाव थे जब अनाम अनारोहित शिखर के आरोहण के लिए आचार्य बालकृष्ण श्रीकंठ पर्वत और हर्षिल हॉर्न पीक 2 के मध्य में स्थित हिम शिखर पहुंचे। वो इसे अपलक निहारते रह गए। वहां साक्षात ओम का दर्शन हो रहा था। आचार्य के नेतृत्व में पतंजलि ने सफलतापूर्ण अनाम अनारोहित 2 हिम शिखरों का आरोहण किया। साथ ही आचार्य ने उन अनाम अनारोहित शिखरों के नाम कैलाश शिखर और नंदी शिखर रखे। G20 सम्मेलन के लिए दिल्ली में तैयारियां जारी हैं। मेहमानों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली की शानदार सजावट भी की गई है। इस रिपोर्ट में देखते हैं। G20 सम्मेलन के लिए दिल्ली पूरी तरह तैयार है। मेहमानों की सुरक्षा से लेकर उनके खाने पीने और ठहरने तक की व्यवस्था को लेकर खास इंतजाम किए गए हैं। भारत G20 के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में 9 और 10 सितंबर को नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। दिल्ली के कई इलाकों को सजाया गया है। G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष और अनेक वैश्विक संगठन से जुड़े डेलीगेट्स दिल्ली आएंगे। ऐसे में कूटनीति का महाकुंभ माने जाने वाले G20 समिट के लिए दिल्ली दरबार को सजाया जा रहा है। दिल्ली में मेहमानों की सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम कर दिए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती रहेगी। गाड़ियों के आवागमन को लेकर दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने एडवाइजरी जारी कर दी है। पैराग्लाइडर, हैंग ग्लाइडर और हॉट एयर बैलून उड़ाने पर रोक लगा दी गई है। G20 सम्मेलन के लिए दिल्ली का सुरक्षा कवच अभेद कर दिया गया है।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत और प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने जमकर हमला बोला। शेखावत ने कहा कि कांग्रेस राजस्थान को पीछे ढकेला जा रहा है, तो वहीं सीपी जोशी ने दावा किया कि बीजेपी को ऐतिहासिक बहुमत मिलने वाला है। सरकार के गंभीर व्यवहार न होने के चलते इस तरह की परिस्थिति बनी है कि जहां देश दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है और हम छलांग लगा करके 10वीं से 5वीं स्थान तक पहुंचे हैं, तीसरे स्थान तक जाने की दिशा में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से लेकर के सब लोग मानते हैं कि हम पहुंच रहे हैं। हम चांद तक पहुंचे हैं, हम सूरज का अध्ययन करने के लिए, ऑर्बिट में जाने के लिए भी हमने यात्रा प्रारंभ कर दी। वीनस पर हम जाएंगे, उस दिशा में भी हम आगे बढ़ रहे हैं। और वहीं राजस्थान को निरंतर पीछे धकेल करके बारबेरियन टाइम्स तक ले जाने का काम जो है इस अशोक गहलोत सरकार ने किया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की ये परिवर्तन यात्रा अब राजस्थान के जन जन की यात्रा बन चुकी है। राजस्थान की जनता का जो अपार समर्थन और स्नेह मिल रहा है, विश्वास मिल रहा है, वो इस बात का द्योतक है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक बहुमत राजस्थान में मिलने वाला है। लोगों में कसक भी है, लोगों के मन में टीस भी है और गुस्सा भी है कि 2018 में जिन मुद्दों के आधार पर, जिन वादों के आधार पर जिस प्रकार से प्रदेश के लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया गया, उनकी भावनाओं के साथ खेला गया, उनको वादों का जासा दिया गया और उनके बाद उनको धोखा दिया गया। चुनाव की रणभेरी बज चुकी है और पार्टी की जमीनी हकीकत जानने के लिए कांग्रेस के सीनियर पर्यवेक्षक मधुसूदन मिस्त्री ने अचानक बाड़मेर का दौरा किया। मिस्त्री ने जमीनी हालात को जानने के लिए कार्यकर्ताओं से व्यक्तिगत मुलाकात कर संभावित प्रत्याशियों के बारे में फीडबैक ली। इस दौरान मिस्त्री ने न्यूज 18 से खास बातचीत में दावा किया कि राजस्थान में फिर से कांग्रेस सरकार बनने जा रही है। इसके अलावा उन्होंने और क्या कुछ कहा, आपको वो सुना। विधानसभा चुनाव की रणभेरी बजने के बाद में कांग्रेस पार्टी के सीनियर पर्यवेक्षक बाड़मेर पहुंचे हुए हैं और लोकसभा की 8 विधानसभा के प्रत्याशियों से भी मिले हैं, जो जीते हुए नेता है उनसे भी मुलाकात की है और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की है। किस तरीके की मुलाकात हुई है और क्या फीडबैक मिला अभी तक, उनसे बातचीत करते हैं। हमारे साथ में है मधुसूदन मिस्त्री। क्या फीडबैक मिला है? काफी अच्छा, हमारे यहाँ 6 सीट हम जीते, 7वीं नहीं है तो 7वीं भी जीतेंगे और पूरा जोश है कार्यकर्ताओं के अंदर चुनाव जीतने का, सरकार बनाने का, फिर से नया इतिहास रचने का, राजस्थान के अंदर दोबारा सरकार बनाते हैं इस पर। तो काफ़ी अच्छा फीडबैक तो मिला है सभी जगह से और काफ़ी डिटेल के अंदर बातचीत की। कुछ नेताओं की आपसी मुनमुटाव की भी बातें आती है, उसको कैसे रिजोल्व किया जाए? हम कर लेंगे, जैसे जैसे चुनाव आता जाएगा हम रिजोल्व करते जाएंगे। हर उसके अंदर कमेटियां हैं उसकी अलग से, स्क्रीनिंग कमेटी है उसके ऊपर जो नेता लोग हैं उनके पास भी मीटिंग वगैरह जो होगी उससे भी होगा और सेंट्रल इलेक्शन कमेटी है उसमें भी कितने इश्यू रिजल्व हो जाएंगे। इस बार जो टिकट का दायरा क्या रहेगा, किस तरीके के नेता हो रहे, क्या कोई टिकट चेंज की जाएगी? नहीं, वो स्क्रीनिंग कमेटी का वैसे काम है, उनके पास क्या फीडबैक आता है वो मैं नहीं कहूँगा अभी। डिपेंड, वो लोग आके मिलते गए, 3-4 दिन यहाँ राजस्थान में रहते गए, दोबारा फिर भी आएंगे, मिलेंगे उनसे, लेके जाके दिल्ली में भी जाके मिलकर उसका निराकरण कराएंगे। क्या रहेगा जो पैमाना है इस बार जो विधानसभा में है, क्योंकि कई बार पार्टी ये भी कहती है कि वंशवाद नहीं चलने देंगे, उम्र को भी ध्यान में रखा जाएगा, तो इस बार कुछ चेंजेस होगा पार्टी में? जैसे होता हूँ क्राइटेरिया कमेटी तय करेगी इसके अंदर। एक चीज सर्वसामान्य सब जगह ये हुई कि सरकार के सामने कोई एंटी इनकम्बेंसी और वो सरकार के काम की सराहना है सभी जगह के ऊपर, लोग उसका लाभ भी ले रहे हैं इसके से। और मैं मानता हूँ राजस्थान की जनता कांग्रेस को दोबारा सत्ता देगी और राजस्थान अपनी नई ऊंचाइयों को सर करेगा। राजस्थान कांग्रेस के अंदर 2 धड़े थे, 2 गुट थे, क्या सचिन पायलट और अशोक गहलोत को एक जाजम में बिठा करके शांत कर दिया गया? ये हमारा अंदरूनी मामला है, बहुत बड़ा इशू है। तो ये थे मधुसूदन मिस्त्री, जिनका साफ तौर से कहना है कि इस बार वापस कांग्रेस सत्ता में आ रही है और सरकार की योजनाओं के बलबूते आ रही है। प्रेमदान देथा, न्यूज 18 बाड़मेर।
5 मिनट में 25 खबरें फटाफट अंदाज में प्राइम 25 में देखते हैं।